हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सीरीज रेजोनेंस जो है उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं या उसके बेसिस पे हम कौन कौन सी चीजें निकालते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स निकालते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है ना, रेजोनेंस कर्व निकालते हैं। ये सारी चीजें जो थी ये सीरीज रेजोनेंस के लिए हमने देखी थी, जहां पे आर, एल और सी तीनों कंपोनेंट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड थे। ठीक है, आज हम देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस। हमने स्टार्टिंग में बताया था रेजोनेंस के हमारे पास में दो कंडीशंस होती हैं, एक सीरीज रेजोनेंस में रहता है, एक पैरेलल रेजोनेंस में रहता है। सीरीज रेजोनेंस की सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल रेजोनेंस, जिसमें तीनों कंपोनेंट जो हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों पैरेलली अगर कनेक्टेड होते हैं तो उस टाइम पे सर्किट की कौन सी ऐसी कंडीशन के ऊपर अपन को मिलेगा कि सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेंस में सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी सर्किट था, जो भी तीनों कंपोनेंट्स थे उनको पैरेलली कनेक्ट कर देना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहां पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया Vs और इनके पैरेलल में मैंने तीनों कंपोनेंट्स को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। यहां पे देखिए, यहां पे ये हो गया मेरे पास में R, ठीक है, ये हो गया मेरे पास में L, इंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पे, और इसके पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया R, ये L एंड दिस इज योर C। अब यहां अगर मैंने एक सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू कितनी है Vs, मतलब सोर्स वोल्टेज, और यहां से एक करंट अगर फ्लो कर रहा है जिसको मैंने बोला है Is। पैरेलल सर्किट में हमको एक चीज पता होती है कि पैरेलल सर्किट में कांस्टेंट क्या रहता है या कॉमन क्या रहने वाला है, उनका वोल्टेज, उनके अक्रॉस जितने भी कंपोनेंट्स पैरेलली कनेक्टेड हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, चेंज क्या होता है, इसमें फ्लो होने वाला करंट। अगर यहां से टोटल करंट मेरे पास में Is आ रहा है तो रजिस्टर के अक्रॉस मेरे पास करंट कितना जाएगा, यहां जाएगा मेरे पास में IR, L के अक्रॉस जाएगा मेरे पास में IL और यहां जाएगा मेरे पास में IC, जबकि टोटल करंट कितना है IS। बट जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम रहने वाला है, Vs इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू VL एंड इज इक्वल टू VC। मतलब वोल्टेज अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स विल बी इक्वल इन पैरेलल सर्किट, बट द करंट शुड बी डिफरेंट, है ना। करंट यहां पे हमें डिफरेंट मिलेगा तीनों के अंदर। ये मेरे पास में एक पैरेलल सर्किट हुआ है। अब इस पैरेलल सर्किट में हमने देखना है कि रेजोनेंस किस तरह से मिलता है। ठीक है, तो वो रेजोनेंस देखने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, हम इनका एक फेजर डायग्राम बनाते थे। इस सर्किट का हमने बनाना है एक फेजर डायग्राम। तो पैरेलल में हमें एज अ रेफरेंस क्या लेना होता है, जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज। तो यहां हमने एक रेफरेंस लिया वोल्टेज का। वोल्टेज किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VR, वही हमारा है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, और यही हमारे पास में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, जो किसके बराबर है हमारे पास, जो सोर्स वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसके बराबर। ठीक है, अब इस फेजर डायग्राम में हमें और क्या चीजें लेनी है कि जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है उन करंट्स को भी यहां दिखाना पड़ेगा। अगर मैं IR या करंट अक्रॉस रजिस्टर की बात करता हूं तो एक चीज हमें क्लियर थी कि रजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज के बीच में फेजर डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपका VR है उसी डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, IR। ठीक है, यहां मान के चलो मेरे पास में ये आ गया मेरा IR, ये वैल्यू मेरे पास में है IR की। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक लैगिंग प्रॉपर्टी देता है, मतलब उसका जो करंट है वो करंट अपने वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो IL जो है वो VL से 90 डिग्री लैग करेगा। तो IL कहां आ गया हमारा, IL 90 डिग्री लैगिंग इस तरफ आ गया। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के अक्रॉस क्या होता है, वो लीडिंग प्रॉपर्टी देता है। तो वोल्टेज को अगर रेफरेंस काम में लेते हैं तो करंट क्या करेगा, वहां पे 90 डिग्री लीड करेगा। तो IC क्या हो जाएगा हमारा, यहां से 90 डिग्री लीड करता हुआ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक फेजर डायग्राम बना है इस सर्किट का, जो है पैरेलल RLC सर्किट। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब यहां हमें देखना था कि सर्किट में करना क्या है, हमें रेजोनेंस की कंडीशन निकालनी है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है कि सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए, है ना। दूसरी चीज क्या होती थी उसमें, मतलब जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफॉर्म इक्वल पोर्शन में करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब IL और IC अगर मैं ये दोनों चीजें यहां से गायब कर सकूं तो मेरे पास में सर्किट में क्या बचेगा, वोल्टेज की वैल्यू और रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू। मतलब सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, और यही हमारी रेजोनेंस की कंडीशन होती थी। तो मुझे करना क्या है, IL और IC को यहां पे कैंसिल आउट करना है। अब कैंसिल आउट करने के अंदर दो चीजें होती हैं फेजर डायग्राम में, देखिए एक तो इनकी डायरेक्शन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है दोनों के दोनों, ऑपोजिटली फेज्ड है। ठीक है,
अब क्या चीज बची यहां पे कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, सिंस डायरेक्शन डिपेंडेंट हैं ये चीजें, डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे एक चीज क्या निकल के आई, अगर मैं यहां पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वल पुट कर देता हूं कि आई एल इज इक्वल टू आई सी, अगर मैंने ये यहां पुट कर दिया तो अगर आई एल इज इक्वल टू आई सी हो गया, ये होते ही ये दोनों चीजें यहां से कैंसिल आउट हो गई, यहां बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आई आर बचा। तो रिजल्टेंट करंट जो मेरे पास पैरेलल सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कितना बच जाएगा, कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट। तो रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में हमारे पास फेज डिफरेंस 0, मतलब हमारे पास क्या मिल गया, रेजोनेंस की कंडीशन मिल गई। यही सेम चीज थी, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई किसकी, पैरेलल रेजोनेंस की। हमने जब सीरीज रेजोनेंस की बात की थी तो वहां हमारे पास में क्या कंडीशन निकल के आ रही थी, वहां हम उन वोल्टेजेस को इक्वल कर रहे थे, ठीक है। वहां था हम VL इज इक्वल टू VC और यहां हम बात कर रहे हैं IL इज इक्वल टू IC, ठीक है। तो IL इज इक्वल टू IC, इसको अगर आगे और थोड़ा सा डिराइव करते हैं हम तो कुछ चीजें और पता चलेंगी, लाइक ओम्स लॉ लगा लो यहां पे। जैसे हम यहां पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो IL इज इक्वल टू IC क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे IL को हम क्या लिख सकते हैं, IL को लिख सकते हैं VL डिवाइड बाय XL, है ना, और IC को क्या लिख सकते हैं हम VC डिवाइड बाय XC। क्लियर है ये चीज, ओम्स लॉ से हमें ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पे अगर हम फेजर डायग्राम को देखते हैं तो एक चीज क्लियर है, पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, दैट मींस VL इज इक्वल टू VC होगा, है ना। सिंस VL इज इक्वल टू VC तो हमारे पास में क्या आ गया यहां पे कि 1 बाई XL इज इक्वल टू 1 बाय XC, ये चीज आ गई। अब 1 बाई XL या फिर हम क्या बोले, इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस एंड कैपेसिटिव ससेप्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BL एंड BC से। तो एक कंडीशन क्या आई, BL इज इक्वल टू BC। व्हाट इज BL? BL इज योर इंडक्टिव ससेप्टेंस एंड BC इज योर कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो हमारे पास में अब तक दो कंडीशंस आ चुकी हैं। पहली कंडीशन हमारे पास में क्या आई थी, IL इज इक्वल टू IC, दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास में BL इज इक्वल टू BC, पैरेलल रेजोनेंस की, ठीक है। यहां से और थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं क्या निकलेगा, 1 बाई XL इज इक्वल टू 1 बाई XC। अगर इस XL की वैल्यू को हम चेंज कर दें, XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L होता है ना। तो यहां पे अगर मैं XL को लिख दिया XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L और XC को क्या लिख दिया अपन ने, ओमेगा इंटू C। सो 1 बाई ओमेगा L इज इक्वल टू कितना, ओमेगा इंटू C। यहां से अगर आप एक वैल्यू निकालोगे ओमेगा की, कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थी हमारी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आई है। सेम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती थी हमारे पास में सीरीज रेजोनेंस में, सेम वैल्यू की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस में। तो इस ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ओमेगा नॉट। तो ये जो ओमेगा नॉट है ये क्या हुआ हमारा, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस, रेडियन, ठीक है। अगर आपको रेडियन में निकालना होता तो कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट LC। अगर आपको इसी को हर्ट्ज में निकालना है तो कितना हो जाएगा, सिंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ नॉट, सो एफ नॉट विल बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, है ना। तो यहां पे अगर आपने एफ नॉट निकालना है, देखिए आगे चलते हैं, यहां से हमारे पास में कंडीशंस निकाल लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन आई थी, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में आई थी IL इज इक्वल टू IC। दूसरी कंडीशन हमारे पास में आई BL इज इक्वल टू BC, है ना। तीसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, अगर हमारे पास में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC होता है, ये रेडियन पर सेकंड में अगर है, तो आपको अगर इसको निकालना है किसमें, हर्ट्ज में, तो एफ नॉट कितना हो जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ऑफ अंडर रूट LC, ठीक है। ये आपका आ गया हर्ट्ज में। ये कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कंडीशंस हमारे पास में निकल के आई हैं पैरेलल रेजोनेंस के लिए। पैरेलल रेजोनेंस की दो कंडीशंस क्या रही हमारे पास में कि IL इज इक्वल टू IC और इंडक्टिव ससेप्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव ससेप्टेंस, एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी जो हमारे पास सीरीज रेजोनेंस में थी, वही सेम चीज हमारे पास में आ जाएगी पैरेलल रेजोनेंस में। क्लियर है ये चीज, ओके। अब देखिए यहां पे कुछ कंक्लूजन्स हम देख लेते हैं, जो पैरेलल रेजोनेंस के अंदर कुछ कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। कंक्लूजन्स हमारे पास में कुछ 3 या 4 कंक्लूजन्स होते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं हम,
सीरीज रेजोनेंस के कंक्लूजन में सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसका इंपिडेंस। अब यहां हम क्या देखेंगे, सिंस पैरेलल सर्किट है तो क्या देखेंगे, उसका एडमिटेंस, है ना। तो एडमिटेंस y की वैल्यू कितनी होती है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में पैरेलल सर्किट का जो एडमिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है ये, है ना। अब अगर यहां बात करते हैं कि एट रेजोनेंस या एट एफ नॉट, आपने यहां पे ये देखा है कि हमारा जो बी एल है वो बी सी के इक्वल हो जाता है। एट रेजोनेंस हमको पता है कि बी एल इज इक्वल टू बी सी हो जाता है। ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, y इज इक्वल टू जी। मतलब जो आपका एडमिटेंस था वो प्योर कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। जब हम सीरीज रेजोनेंस की बात करते थे तो वहां पे इंपीडेंस प्योर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता था। यहां पे हमारा जो एडमिटेंस है वो प्योर कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो इसको अगर आप इनडायरेक्टली देखना चाहो, एज y इज इक्वल टू जी होता है तो हम अगर इसको लिख दें कि 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय जी, इट इज नथिंग बट z इज इक्वल टू r। ठीक है, तो ये हमारे पास में एट रेजोनेंस हमने देखा कि हमारे पास एडमिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एडमिटेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारी उसके कंडक्टेंस के बराबर। ठीक है, अगर एडमिटेंस की वैल्यू कंडक्टेंस के बराबर हो गई और हमने फॉर्मूला जो इसको ऊपर देखा है इसमें क्या चीज दिख रही है कि साथ में कुछ ना कुछ ससेप्टेंस की वैल्यू भी ऐड होती है, बट एट रेजोनेंस इनकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कहना चाहूं कि एट रेजोनेंस योर एडमिटेंस वैल्यू विल बी मिनिमम, इससे मिनिमम नहीं हो सकती है। लाइक इन सीरीज रेजोनेंस योर एडमिटेंस नहीं, योर इंपिडेंस वैल्यू इज व्हाट, मिनिमम। सिमिलरली एट रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट योर एडमिटेंस वैल्यू इज मिनिमम नाउ। तो यहां पे क्या चीज होगी कि अगर आपने एट रेजोनेंस की बात कर रहे हो, अगर आप रेजोनेंस पे बात करना चाह रहे हो तो आपका जो एडमिटेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी मिनिमम। ठीक है, सिंस एडमिटेंस की वैल्यू जब मिनिमम हो चुकी है तो इसका जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इंपिडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंपिडेंस की वैल्यू यहां पे क्या बोलेंगे हम, इंपिडेंस हो जाएगा हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू का। और अगर इंपिडेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना ज्यादा इंपिडेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा वहां पे। तो यहां पे करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी पैरेलल सर्किट में, वो हो जाएगी हमारे पास में आई मिनिमम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया फर्स्ट नंबर का कि एट रेजोनेंस योर एडमिटेंस वैल्यू इज व्हाट, मिनिमम, योर इंपिडेंस वैल्यू इज मैक्सिमम एंड योर करंट वैल्यू इज आल्सो मिनिमम। तो इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम रेजोनेंस कर्व निकाल सकते हैं इसका, है ना। रेजोनेंस कर्व किस किस के बीच में निकलता है, फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच में जो हम कर्व या एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। तो पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस कर्व देखते हैं कैसे बनेगा, उसके बाद में कुछ कंक्लूजन के कुछ और पॉइंट देखेंगे, है ना। यहां देखिए रेजोनेंस कर्व देखेंगे पैरेलल सर्किट का, रेजोनेंस कर्व। मैंने बोला कि अगर हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। यहां मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी, यहां मैंने ले लिया करंट। ठीक है, अब जब कंक्लूजन में मैंने ये बोला है कि एट रेजोनेंस यू हैव द करंट वैल्यू इज मिनिमम, ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारे ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, ये ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, जहां पे ये जो करंट की मिनिमम वैल्यू है ये वैल्यू आपको कहां मिलेगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम बोलते हैं एफ नॉट। ठीक है, ये जो एफ नॉट आपका आ रहा है ये आ रहा है आपके पास मैक्सिमम करंट, मतलब जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट निकलता है उसको बोल रहे हैं। और ये वैल्यू कितनी है आपके पास में, आई मिनिमम। ठीक है, मिनिमम करंट पे आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या आप इसको इंडायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट को बिहेव करवाओगे तो सर्किट में जो करंट की वैल्यू फ्लो करेगी वो एकदम मिनिमम करंट की वैल्यू फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये आपका था रेजोनेंट कर्व। अगर इस रेजोनेंट कर्व के बेसिस पे अगर आप अगला कंक्लूजन की बात करते हो, कंक्लूजन नंबर 2, जिसमें अगर आप करंट की बात करोगे तो क्या होता है, करंट, टोटल करंट आई एस इज इक्वल टू व्हाट, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस ऑफ आई सी होल स्क्वायर, यही करंट होता है। लेकिन आपने क्या देखा कि रेजोनेंट कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू आई सी। तो अगर मैं यहां पे आई एल इज इक्वल टू आई सी पुट कर देता हूं, यहां लिख लेते हैं अपन सिंस आई एल इज इक्वल टू आई सी, हम रेजोनेंस पे देखते हैं ऐसा होता है, तो जो करंट फ्लो करेगा मेरे पास में आई एल्स वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिर्फ
रेजिस्टिव करंट के बराबर। ठीक है, तो एट रेजोनेंस एक और कंक्लूजन क्या आया कि सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो टोटली रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा उसके बराबर होने वाला है। ठीक है, तो सर्किट हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। यहां पे हम और क्या बता सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट है एट रेजोनेंस, आपका जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द करंट इज ऑलवेज व्हाट, एक्टिव। सिंस आपका सारा का सारा करंट जो है रजिस्टर के अक्रॉस ही फ्लो कर रहा है सर्किट में, द नेचर ऑफ करंट इज व्हाट, एक्टिव। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस द नेचर ऑफ करंट, द नेचर ऑफ करंट इज एक्टिव। ओनली एक्टिव करंट आपके पास में फ्लो करेगा वहां पे, क्योंकि सारा करंट जो है वो रजिस्टर के क्रॉस ही फ्लो कर रहा है और रजिस्टर में हमेशा एक्टिव करंट फ्लो करता है। तो आपका जो नेचर ऑफ करंट है वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन नंबर 3 कि एट रेजोनेंस जब आपने एक चीज बोली कि आपका इंपिडेंस जो है वो कंडक्टेंस के बराबर है, या आप इसको इंडायरेक्टली क्या बोल रहे हो कि आपका Z जो है R के बराबर है ना। सिंस हमने ये चीज बता दी है कि रेजोनेंस में ऐसा होता है, तो एक चीज और क्लियर होती है कि पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, वो भी यूनिटी हो जाएगा, है ना। तो एट रेजोनेंस आपका पावर फैक्टर जो होता है, आपका जो पावर फैक्टर होगा cos ऑफ phi, दैट विल बी व्हाट, 1। आप इसको क्या बोल सकते हो, यूनिटी पावर फैक्टर। तो एट रेजोनेंस आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर। चौथा कंक्लूजन हमारे पास में क्या होता है, सिंस सीरीज रेजोनेंस में हमने एक चीज देखी थी कि जब हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, देखिए यहां पे ग्राफ में देखेंगे, जब हम धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, यहां से बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे जब f0 तक पहुंच रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास में करंट मिनिमम मिलता है। सीरीज रेजोनेंस में उस टाइम पे हमें करंट मैक्सिमम मिलता है। लेकिन उससे पहले किस तरह से सर्किट बिहेव करेगा, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 0 से f0 तक हमें जाना है, तो यहां तक पहुंचने में हमारा करंट किस तरह से बिहेव करेगा और उसके बाद हमारा करंट किस तरह से बिहेव करेगा, सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका सर्किट जो है वो कंपोनेंट कौन कौन से कनेक्टेड है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है। सीरीज रेजोनेंस में हमने देखा था हमारे पास वोल्टेज मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टी लग रही थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि जब तक हम 0 से f0 तक पहुंच रहे थे, हमारा सर्किट कैपेसिटिव डोमिनेंस के अंदर बिहेव कर रहा था, एंड आफ्टर योर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सर्किट आपका इंडक्टिव डोमिनेट हो रहा था, है ना। वोल्टेज मैग्निफिकेशन के थ्रू और क्या हो रहा था कि जब 0 से f0 तक पहुंच रही थी फ्रीक्वेंसी, उस मोमेंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम पहुंच जा रहा था, मोर देन योर सप्लाई वोल्टेज। एंड आफ्टर योर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो आपका मैग्नीफाई होके मैक्सिमम हो जा रहा था कंपेयर टू योर सोर्स वोल्टेज। सिमिलरली पैरेलल रेजोनेंस में एक चीज होती है, बट यहां पे वोल्टेज मैग्निफिकेशन नहीं होता, यहां होता है करंट मैग्निफिकेशन। यहां हम बात करेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी 0 से f0 तक हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो सर्किट जो है इस टाइम पे हमारा सबसे पहले इंडक्टिव डोमिनेंस की तरह बिहेव करेगा और बाद में कैपेसिटिव डोमिनेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब करंट मैग्निफिकेशन होगा। 0 से f0 तक पहुंचते टाइम पे सर्किट के इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, मोर देन योर IS और जो सप्लाई करंट जो भी होगा आपका। और f0 के बाद में कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंक्लूजन नंबर 4 हमारे पास में यहां है, यहां हम क्या बोलेंगे कि यहां जो हमारे पास होता है करंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, करंट मैग्निफिकेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये एक पॉइंट काफी बार आ जाता है कि सीरीज रेजोनेंस में कौन सा मैग्निफिकेशन होता है या पैरेलल रेजोनेंस में कौन सा मैग्निफिकेशन होता है, या किस पॉइंट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि आपका वोल्टेज का कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है या कैपेसिटर के अक्रॉस करंट ज्यादा हो रहा है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा कि सीरीज रेजोनेंस में होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वहां वोल्टेज बढ़ता है, और पैरेलल रेजोनेंस में करंट मैग्निफिकेशन होता है, यहाँ पे करंट बढ़ता है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। किससे ज्यादा बढ़ेगा, आपका जो सोर्स वोल्टेज सोर्स करंट है उनसे भी ज्यादा वैल्यू का आपके पास में मैग्नीफाई होकर वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास में फोर्थ कंक्लूजन क्या है, करंट मैग्निफिकेशन। तो ये 4 कंक्लूजन हमारे पास में निकले हैं पैरेलल रेजोनेंस के। तो इस तरह से हमारा सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस दोनों पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिसमें सीरीज रेजोनेंस के क्वेश्चंस में एज सच आपके पास में कुछ नहीं आएगा, एक सर्किट दिया जाएगा सीरीज रेजोनेंस का, सीरीज सर्किट RLC,
उन तीनों की वैल्यूज दे रखी होगी। मैक्स टू मैक्स आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, जिसकी वैल्यू आपसे या तो रेडियन पर सेकंड में या हर्ट्ज में पूछ लेंगे। तो अगर रेडियन पर सेकंड में पूछते हैं तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC से निकाल देंगे। अगर हर्ट्ज में पूछा गया है तो 1/2π√LC से निकाल देंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं सीरीज रेजोनेंस पे। थोड़ा सा टफ या कंपैरेटिवली अगर आप बात करेंगे सीरीज और पैरेलल में, तो पैरेलल रेजोनेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कुछ सोचना पड़ता है, अदर देन योर सिंपली क्वालिफाइंग योर इंपिडेंस एंड एडमिटेंसेस वैल्यूज। उनके कंपैरिजन में हमें यहाँ पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा देखनी पड़ती हैं। तो हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं पैरेलल रेजोनेंस के, कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी f0 और एक सर्किट दे रखा है ना। सिंस हमें यहाँ पे दो चीजें क्लियर है, सबसे पहला तो ये कि जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वो f0 पूछी गई है, मतलब आपसे हर्ट्ज में वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे RLC कंपोनेंट्स की वैल्यू नहीं दी गई है। इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो f0 की वैल्यू आएगी एक डेरिवेशन के फॉर्म में आने वाली है। ठीक है, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बट आपको वो एक फॉर्मूला टाइप का कुछ निकलेगा लास्ट में आंसर में, और अगर उसकी वैल्यूज यहाँ पे दे देते हैं तो उस फॉर्मूला में हम अगर वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट वैल्यू इन हर्ट्ज निकल जाएगी। बट हमें अभी इस बेसिस पे क्या देखना है कि इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला क्या निकलने वाला है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली हमसे यही पूछा गया है कि फाइंड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी f0 ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, अब इस सर्किट को देखते ही चीज दिमाग में क्या आती है कि ये क्या है, एक पैरेलल सर्किट है, मतलब हमसे पैरेलल रेजोनेंस की बात की जा रही है। हमें पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशंस को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज पैरेलल रेजोनेंस में क्या होती है कि सिंपल सर्किट की बात करते तो एक R होता था, एक L होता था और एक C होता था। बट यहां पे क्या है, L और C के साथ में कुछ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब अगर मेरे पास में L और C के साथ R1 R2 कनेक्टेड होते हैं तो उस टाइम पे हमें जो कंडीशंस देखनी थी वो क्या थी, रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होती थी हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस की, IL इज इक्वल टू IC, है ना, या तो वो हो या फिर क्या दूसरी कंडीशन होती थी BL इज इक्वल टू BC। मतलब हमें इंडक्टिव सर्किट का या इंडक्टिव ब्रांच पे इसका क्या निकालना है, इंडक्टिव ससेप्टेंस निकालना है, यहाँ कैपेसिटिव ससेप्टेंस निकालना है, उन दोनों को इक्वल पुट कर देना है। जब दोनों को इक्वल पुट करेंगे अपन तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी फ्रीक्वेंसी की, वही हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अगर यहाँ R और C कंपोनेंट्स नहीं दिए होते तो सिंपली आपके पास में कंडीशन क्या निकलती, BL इज इक्वल टू BC, या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती, 1/2π√LC, बात खत्म। बट यहाँ R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, मतलब इन दोनों को यहाँ पे पुट कर रखा है, तो उसके बेसिस पे हमें BL और BC को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन के बेस पे क्या होता है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इस वाली ब्रांच से निकालना है हमें इंडक्टिव ससेप्टेंस और यहां से निकालना है हमें कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ये दोनों वैल्यूज जब निकल जाएंगी दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ सॉल्व करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, और वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। सबसे पहले BL और BC निकालते हैं। कैसे निकलता है, अगर किसी सर्किट में R और L दोनों कंपोनेंट कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो वहां पे कैपेसिटिव ससेप्टेंस या इंडक्टिव ससेप्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है, किस तरह से निकलता है वो देखिए। अगर मैं यहां से BL निकालता हूं, BL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R और L कनेक्टेड है ना, तो कितना हो जाएगा ये XL अपॉन R स्क्वायर, कौन सा कनेक्टेड है, R1 स्क्वायर प्लस XL अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया BL। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड ब्रांच में BC निकालना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकालते हो, अगर किसी सर्किट में R और L कनेक्टेड है सीरीज में, वहां आपने इंडक्टिव ससेप्टेंस निकालना है तो ऐसे निकलेगा, अगर R और C कनेक्टेड है कैपेसिटिव ससेप्टेंस निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। अब हमारे पास में रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों को इक्वल पुट करना है। ठीक है, सिंस वी नो दैट BL इज इक्वल टू BC फॉर रेजोनेंस, है ना, सिंस BL इज इक्वल टू BC होता है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कीजिए, क्या आएगा, BL की वैल्यू कितनी है मेरे पास, XL अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। जब इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे इक्वल पुट कर दिया है तो एक चीज और कर सकते हैं हम, XL और XC की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है 1/ओमेगा C। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, क्या होगा, देखिए जब इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा L अपॉन R1 स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज होगी, है ना। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में ओमेगा एल इंटू R2 स्क्वायर, ओमेगा एल इंटू R2 स्क्वायर प्लस यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, L डिवाइड बाय ओमेगा सी स्क्वायर। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, L डिवाइड बाय ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाय ओमेगा सी प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय सी, ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय सी, यही होगा ना। ठीक है, यही होगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं, ओमेगा वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में उसको एक तरफ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 1 बाय ओमेगा सी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय ओमेगा सी, और बाकी को उधर भेज देते हैं, कितना हो गया ओमेगा एल स्क्वायर बाय सी माइनस ओमेगा एल R2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने ओमेगा को कॉमन लिया, कितना हो गया 1 बाय ओमेगा को अगर मैंने ऐसे कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 बाय सी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय सी, और यहां से ओमेगा को अगर कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाय सी माइनस एल R2 स्क्वायर। ठीक है, जब ये चीज हमारे पास में आ गई, अब क्या करना है, इस ओमेगा को अगर मैं वहां पुट कर दूं और इसको नीचे ले आऊं तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और इसी ओमेगा की वैल्यू आपने निकालनी है जो कि आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकलेगी, बट उसको फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf के फॉर्म में लेना पड़ेगा। देखिए यहां से अगर मैंने इस ओमेगा को यहां मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा, और फिर इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, कितना हो गया ये 1 बाई सी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय सी, ये एक पोर्शन यहां पे है। ठीक है, डिवाइड बाय ये पूरा अगर मैं यहां नीचे भेज दूं कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाय सी माइनस एल R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा को उधर लेके कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां पे मुझे एक चीज पता है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2πf, सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2πf नॉट, यहां पे पुट कर दो आप, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पे 2πf नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय सी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय सी डिवाइड बाय एल स्क्वायर बाय सी माइनस एल R2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप एफ नॉट निकालना चाहोगे तो एफ नॉट को जब सॉल्व करोगे, इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एल सी यहां रहेगा। ठीक है, अंदर आपके पास में क्या बचने वाला है, यहां बचेगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर माइनस एल बाई सी डिवाइड बाय R2 स्क्वायर माइनस एल बाई सी, ये आपके पास में आएगा हर्ट्ज में, और यही आपकी वैल्यू रहेगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की जो सर्किट में आपसे पूछी गई है। ये जो सर्किट आपसे बोला गया है कि फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इन हर्ट्ज, इस सर्किट के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, बीएल और बीसी निकाला, उन दोनों को इक्वल पुट किया, इक्वल पुट करते ही हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकलेगी ओमेगा, उस ओमेगा को एफ के फेवर में हमने लेना है, और सिंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2πf नॉट होता है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी और एफ नॉट की वैल्यू जो निकली ये निकल के आ गई। अगर उस क्वेश्चन में हमने आर एल और सी कंपोनेंट्स की वैल्यू दी होती, वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यूज दी होती उनके न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हम यहाँ उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास में एफ नॉट निकल के आ जाएगा हर्ट्ज में। ठीक है, इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल खत्म हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन हमारे पास में जिसमें निकालना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, वैल्यू निकालनी है हर्ट्ज में। सेम क्वेश्चन दे रखा है, इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे अब बता रखी है। ठीक है, जब वैल्यूज बता रखी है तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, एफ नॉट निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है 1/2π अंडर रूट LC। बट क्या वो यहाँ पे काम करेगा, ये सिंपल सीरीज सर्किट भी नहीं है और ये सिंपल पैरेलल सर्किट भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखना है कि आर के साथ में चीजें जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, ऑल्दो आपका एल और सी जो है वो डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड है, बट आर के साथ में वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज रेजोनेंस मतलब इंपेडेंस निकालेंगे, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालेंगे, इस वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालेंगे, फिर दोनों इंपेडेंस को पैरेलली कनेक्ट करके उस पूरे टैंक सर्किट का
इक्वलेंट इम्पिडेंस निकल जाएगा। जब इम्पिडेंस निकल गया तो इम्पिडेंस के अंदर हमें पता है रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, है ना। तो उसका इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। 0 पुट करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहेगी वही आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो जो स्टेप्स हैं उनको इसी अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट द इक्वलेंट इम्पिडेंस। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट द इक्वलेंट इम्पिडेंस। हमें इक्वलेंट इम्पिडेंस निकालना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, उनके रियल और इमेजिनरी पोर्शन को सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, इक्वेट द इमेजिनरी कंपोनेंट टू 0। जब इसको 0 पुट करेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी, एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, एंड कैलकुलेट द व्हाट, योर फ्रीक्वेंसी। आप यहां से निकाल लोगे, वो फ्रीक्वेंसी ही आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये स्टेप्स को एक एक करके हम फॉलो करते हैं तो ये चीजें हमारे पास में सॉल्व हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला स्टेप इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट इंपीडेंस देखेंगे तो अगर मैं इस ब्रांच का इंपीडेंस बोलता हूं कितना होगा, Z1, ठीक है। इस वाली ब्रांच का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, Z2। और Z1 Z2 जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले Z1 निकालते हैं। Z1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो j ओमेगा L प्लस 1/j ओमेगा C। तो यहां से जो Z1 आ गया कितना हो गया, आप यहां से इसको कॉमन ले, J कितना हो गया अंदर, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ठीक है। अब यहां पे इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, वो पुट कर देते हैं। तो Z1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, J4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा, सिंस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास में ये हो गई, Z1 मेरे पास निकल चुका है। मैं निकालूंगा Z2। सेकेंड इंपेडेंस की बात करते हैं, Z2 क्या होगा, 1/ओमेगा C। और यहाँ पे आपको कितना वैल्यू दे रखा है इसका, 1/ओमेगा। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/j ओमेगा C। तो J को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -j/ओमेगा, ठीक है। तो Z2 कितना आ गया हमारे पास में, -j/ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हमको एक चीज पता है, Z1 इज पैरेलल टू Z2, ठीक है। अगर Z1 Z2 पैरेलल हैं तो मेरे पास इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे Z इक्विवेलेंट इज व्हाट, Z इक्विवेलेंट इज Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, है ना। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास में निकल के आ जाएगा Z इक्विवेलेंट। इसके लिए कितनी आ जाएगी, J4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा, है ना, इनटू -j/ओमेगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये करना है। तो एक अपने पास में हो गया j/ओमेगा प्लस J4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा। ये हमारे पास में इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकल के आ गया इस सर्किट का। अब हमें क्या करना था कि इसके इमेजिनरी पोर्शन को 0 पुट करना था। तो क्या यहाँ पे कौन कौन से इमेजिनरी पोर्शन है, सारा इमेजिनरी है। उसको जब हम 0 पुट करेंगे, मतलब Z इक्विवेलेंट को 0 पुट करेंगे, Z इक्विवेलेंट का जो इमेजिनरी पोर्शन है, इसके इमेजिनरी पोर्शन को 0 पुट करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये पूरा इमेजिनरी पोर्शन है, जब इसको 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा, J4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा इंटू -j/ओमेगा डिवाइड बाय -j/ओमेगा प्लस J4 ओमेगा अपॉन 1/ओमेगा इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 पुट किया, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो तो 0 चला गया हमारे पास में, बचा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर, मतलब J4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा इंटू -j/ओमेगा इज इक्वल टू 0, ये बचा हमारे पास। यहां से जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जब हमने इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा, J इंटू J इज वॉट, योर -1, बट -n कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, 4 ओमेगा माइनस 1/ओमेगा इंटू 1/ओमेगा इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे सॉल्व किया तो कितना आ गया ये, 4 माइनस 1/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 1/ω² इज इक्वल टू 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.5 रेडियन पर सेकेंड वैल्यू आई आपकी किसकी, इस वाले सर्किट में जब आपसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, अपने पास यहाँ पे ओमेगा नॉट निकल के आया है कितना 0.5 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे यहाँ पे एफ नॉट निकालना है, एफ नॉट की वैल्यू होती है आपके पास में 2 पाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है अपने पास में 2 पाई एफ नॉट। सो उसके बेसिस पे आप ये निकाल सकते हो, तो आपके पास में हर्ट्ज में वैल्यू आ जाएगी। हमने रेडियन में निकाला, कितना हो गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हमारे पास में ध्यान में रखने थे आपको। जब पैरेलल सर्किट की बात करते हैं, अगर हमारे पास में प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको BL और BC निकालना पड़ेगा, उनको इक्वेट करना पड़ेगा। जब सर्किट में हमारे पास में प्योर तरह से सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है तो आपको इंडिविजुअली उनका इंपेडेंस निकालना पड़ेगा, और इंपेडेंस निकाल के रियल और इमेजिनरी पोर्शन को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इमेजिनरी कंपोनेंट को 0 पुट करके जब फ्रीक्वेंसी निकलेगी वही आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहां हमने इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकाला दोनों का, पैरेलल करके कितना निकला, ये हमारे पास में इक्विवेलेंट इंपेडेंस आ गया। इसके इमेजिनरी पोर्शन को 0 करना था, सिंस यहां पूरा इमेजिनरी पोर्शन है तो हमने उसको 0 पुट कर दिया। सॉल्व किया तो क्या निकला हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू 0.5 रेडियन पर सेकेंड्स। इसको हर्ट्ज में आप सिंपली क्वालिफाई कर सकते हो। 0.5 रेडियन पर सेकंड को अगर आपने हर्ट्ज में निकालना है, सिंस आपसे हर्ट्ज में पूछा गया तो उस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास में रेजोनेंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे या कोई दूसरे यूनिट्स को हम अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।